जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल एंड लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले के वीडियो में, तो वहाँ देख सकते हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ यार, क्योंकि मैंने इस टॉपिक वीडियो बना ली थी। अब पता नहीं कैसे वीडियो हट गई, दोबारा बनाना पड़ रहा है। बड़ा दुखी हो रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं फिर से। पहला आपका है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। यह आपका दिया है सेक्शन 7 में सब सेक्शन 1 में। एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं जुड़ी होनी चाहिए और वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल। तो एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। मैं सिर्फ आपको हिंदी बता रहा हूँ, ऊपर लिखा है इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं इस एसेंशियल को एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे ए ने अपनी वॉच बी को सेल करने के लिए बोला 1000 रुपीज़ में, तो फिर बी ने कहा मैं खरीद लूँगा, लेकिन मैं 1000 रुपीज़ नहीं दूंगा, 800 रुपीज़ दूंगा। दिस इज अ काउंटर ऑफर फ्रॉम बी टू ए। तो जब एक काउंटर ऑफर दिया जाता है, मीन्स जब आप किसी को ऑफ़र देते हो और अगली पार्टी आगे से आपको ऑफ़र दे देती है, तो जो पहला ऑफ़र होता है, जैसे इस केस में 1000 रुपीज़ वाला, तो वो वैलिड नहीं रहता है। अगर ए नहीं मानता है कि मैं 800 रुपीज़ में नहीं सेल करूँगा, तो फिर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। इस पॉइंट में आप हाइडे वर्सेस रेंच का भी केस मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट में, और आप एग्जाम्पल अपने आप से भी लिख सकते हैं, बस वो एग्जाम्पल सही होना चाहिए। यहाँ पे आप समझो कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल अपने आप से लिखो। ओके, आपका सेकेंड एसेंशियल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया और आपने उसकी एक्सेप्टेंस मान लिया कि आप वो ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करने वाले हो, लेकिन अगर आपने उसे कम्युनिकेट ही नहीं करा, कम्युनिकेट का मतलब है आपने बताया ही नहीं किसको, ऑफरर को, तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। इस पर एक केस है ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी। तो इस केस को मैं यहाँ नहीं कवर करूँगा, इसकी एक अलग आएगी वीडियो, उसमें मैं कवर कर दूँगा। ओके, आपका थर्ड एसेंशियल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म में होनी चाहिए जैसे कि बोला गया है। कई बार क्या होता है, ऑफरर ऑफ़र देते समय एक्सेप्टर को बता देता है कि मुझे एक्सेप्टेंस इसी फॉर्म में चाहिए, तो एक्सेप्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसे एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म में दे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन ऑफ 2 ऑफ द एक्ट। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, वही मैंने हिंदी में बताया है। ओके, आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रपोजर कोई ऑफ़र देता है किसी बंदे को और वो कहता है कि एक्सेप्टेंस मुझे टेलीग्राम के थ्रू ही चाहिए, वो कहता है कि अगर आप ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो टेलीग्राम के थ्रू बता देना। इन केस एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस टेलीग्राम के थ्रू नहीं देता है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। कई बार क्या होता है, ऑफरर टाइम लिमिट सेट कर देता है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, कोई भी टाइम हो सकता है। तो इस टाइम लिमिट के अंदर जो पार्टी ऑफ़र एक्सेप्ट कर रही है उसे ऑफरर को बताना पड़ेगा। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं देती है तो माना जाएगा कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। टाइम लिमिट के बाद एक्सेप्ट करोगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑफरर ने बताया है कि आपको मेरे बताए गए टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, तो वो उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में ऑफरर ने बोला है। फिर आपका फोर्थ एसेंशियल है द प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब्ड द मेथड ऑफ रेफ्यूजल। देखो, प्रपोजर ये तो बता सकता है कि उसकी एक्सेप्टेंस इस फॉर्म में होनी चाहिए,
लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकता एक्सेप्टर को कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं मान लूँगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। आओ समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ए ने बी को लिखा कि वो अपनी कार 1 लाख में बेचना चाहता है बी को, और साथ में ये भी लिखता है कौन, ए, कि अगर बी ने उसे रिटर्न पोस्ट से रिप्लाई नहीं किया तो वो मान लेगा कि बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। अगर आपने किसी को ऑफ़र दिया और सामने वाले बंदे ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस केस में क्या है, ए ने बी को बोला कि अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो मैं मान लूँगा कि आप मेरी कार परचेस करेंगे। तो जो एक्सेप्टेंस है इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका 5वां एसेंशियल आता है, एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। एक बार अगर आपने ऑफ़र मना कर दिया तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जब तक वो रिन्यू नहीं हो जाता। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफ़र दिया कि वो 100 क्विंटल शुगर बी को बेचेगा 1000 रुपीज़ पर क्विंटल में। अब बी ने क्या करा, बी ने कहा ठीक है मैं खरीदूंगा 100 क्विंटल, लेकिन 1000 रुपीज़ पर क्विंटल नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ 750 रुपीज़ पर क्विंटल ही दे पाऊंगा। बी ने ए का 1000 रुपीज़ वाला प्रपोजल मना कर दिया। तो उसके बाद फिर बी ने एक और टेलीग्राम भेजा, किसको, ए को, कि चलो ठीक है मैं 1000 में ही ले लूँगा। तो ए जो है इज नॉट बाउंड बाय इट बिकॉज ए's ओरिजिनल ऑफर हैज बीन रिजेक्टेड बाय बी। टेक्निकली द सेकेंड कम्युनिकेशन फ्रॉम बी टू ए इज अ न्यू प्रपोजल फ्रॉम बी। तो पहला जो ऑफ़र है ओरिजिनल ऑफ़र, वो उसी समय ख़त्म हो गया जब बी ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया। तो उसी समय वो ऑफ़र ख़त्म हो गया, तो उसे आप बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अगर वो एक बार रिजेक्ट हो गया तो जब उसने 750 का ऑफ़र भेजा तो वो एक नया ऑफ़र हुआ बी की तरफ से ए को। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर आपका 6 एसेंशियल है, एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये 2 टर्म बहुत बार आ चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में, पर फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस या ऑफ़र वो होता है जब हम किसी को बोलकर या लिखकर ऑफ़र देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड ये होता है इसमें ना ही हम बोलते हैं ना ही हम लिखते हैं, इसमें हम अपने कंडक्ट और जेस्चर के थ्रू ऑफ़र देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस का एग्जाम्पल कमेंट में लिखिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे चलती हुई बस वो सभी के लिए इम्प्लाइड ऑफ़र है, और जो पर्सन बस को रुकवाने के लिए हाथों से इशारा करेगा और बस में चढ़ जाएगा तो इसका मतलब है उस पर्सन ने अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी है। अगर वो सर्विस ले रहा है तो उसको किराया देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर आपको इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए जिससे औरों को हेल्प हो सके। फिर आपका 7th एसेंशियल है, एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसकी, प्रपोजल की, तो उसमें आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं। एक्सेप्टेंस सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसको प्रपोजल दिया गया है। अगर पर्सन को प्रपोजल की नॉलेज नहीं है
तो वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने वही लिखा है इंग्लिश में जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसी एसेंशियल पे एक केस आता है जो आप लिख सकते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसको मैंने करा रखा है अपने वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। आप सर्च करिए दिस केस बाय TNSP इंडिया, केस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपका 8th एसेंशियल है, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। This is true of a specific proposal which can only be accepted or not accepted by the person to whom it is made. However, a general proposal which is made to the public at large can be accepted by any person who has a knowledge of the proposal. तो स्पेसिफिक प्रपोजल के केस में उसे सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसे वो ऑफ़र दिया गया है, और जनरल ऑफ़र को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इस पे आपका एक केस आता है बोल्टन वर्सेस जोन्स, जिसको मैंने कराया था अपने पहले की वीडियो में। कौन सी वीडियो में? जिसके अंदर मैं डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है ना। आई होप ये केस आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हैं दिस केस बाय TNSP इंडिया, है ना। तो वहाँ से आप देख लो। यहाँ पे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना, इससे लंबी होगी वीडियो, आप बोर हो जाओगे, है ना। बात ये है। फिर आपका 9th एसेंशियल है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लेप्स और विथड्रॉल ऑफ एन ऑफर। एक्सेप्टेंस लेप्स होता है मतलब ख़त्म होना, तो एक्सेप्टेंस आपकी टाइम ख़त्म होने से पहले या फिर ऑफ़र के ख़त्म होने से पहले ही आपको एक्सेप्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जो पर्सन ऑफ़र दे रहा है अगर उसने टाइम लिमिट सेट करी है तो एक्सेप्टेंस उसी टाइम लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करी है तो ऑफ़र जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या है, ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है, एग्रीमेंट किस तरह का है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को ऑफ़र दिया कि वो अपना स्कूटर 10,000 में बी को बेचेगा, और ए ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे बता देना अगर तुमको मेरा स्कूटर खरीदना है। अब बी ने उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन बी ने अपनी एक्सेप्टेंस 8th डे के दिन दी थी, मतलब 1 हफ्ता ख़त्म हो गया, उसके अगले दिन बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, और अब ऑफ़र ख़त्म हो चुका है, लेप्स हो चुका है। तो बी जो है वो ए को ये नहीं कह सकता कि तुम्हें मुझको सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि ए ने पहले ही बोल दिया था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ही बताना है, पर बी ने टाइम लिमिट के अंदर नहीं बताया। तो इस केस में जो ऑफ़र है वो 1 हफ्ते बाद लेप्स हो गया है, और अगर लेप्स होने के बाद बी एक्सेप्टेंस देता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। फिर आपका लास्ट है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और इन राइटिंग इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सेप्टेंस फ्रॉम लीगल स्टैंड पॉइंट। अगर आपको किसी ने ऑफ़र दिया है और आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट करने के बाद उस बंदे को बताना भी पड़ेगा कि आपने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपने मन ही मन में सोचा कि हाँ मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन आपने अपनी मन की बात उस बंदे को नहीं बताई, किसको, ऑफरर को, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मीन्स अगर आपने मन ही मन ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, देयर मस्ट नॉट ओनली बी अ डिज़ायर टू एक्सेप्ट बट द डिज़ायर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल और रिटन। इस पर आपका केस आता है पॉवेल वर्सेस ली का। इस केस को मैं डिस्कस करूँगा एक सेपरेट वीडियो में, बट यहाँ पे आप सिर्फ समझिए कॉन्सेप्ट।
तो मैंने आपको बताए 10 एसेंशियल, तो आप कोई इसमें से 5 या 6 याद कर लो, वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट और बचता है इस यूनिट 1 में कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसको मैं कवर करूँगा लास्ट में। उससे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 2, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। मैं आपको टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। यहाँ यूट्यूब पे मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। यहाँ मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ इंग्लिश में, नीचे उसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, है ना। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप व्हाट्सएप पे आओ, मुझसे नोट्स मांगो इंग्लिश टू इंग्लिश के और उसको पढ़ो। और जब मेरा आप यूट्यूब का पढ़ाई पढ़ोगे, जब दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने आप से एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकोगे अपने एग्जाम में, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको डबल नोट दे रहा हूँ, एक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स और एक इंग्लिश टू इंग्लिश। जब आप दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे आओ और मुझसे नोट्स लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।